नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कुछ लाइंस लिखी थी, जो जितना ऊपर होता है उतना ही एकाकी होता है। इसका मतलब बस इतना है कि आप चाहे जीवन में कितना भी कामयाब हो जाएं, कितनी भी दौलत शोहरत कमा लें, जितने मशहूर हो जाएं, आप खुश रहें ये बात ज़रूरी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अब ये जो बात है ना, पूरी दुनिया समझ रही है और इसका उदाहरण यही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैप्पीनेस कोर्स शुरू कर दिया गया है। हैप्पीनेस कोर्स, आप भी सोच के अचंभित हो गए होंगे। दरअसल इस कोर्स को शुरू करने के पीछे कोई मकसद नहीं था, महज इत्तेफाक ही था कि कोविड आ गया। लेकिन जब 2 साल पहले इस कोर्स की शुरुआत हुई थी ना, तो लगभग 72 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और अब हालात ऐसे हैं कि 180 स्पॉट्स हैं अवेलेबल और उसमें भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, यानी ओवर बुकिंग हो गई है। लेकिन अगर आप पूरे मुद्दे को देखें ध्यान से, क्या वक्त आ गया है, क्या समय आ गया है, इसको हम विडंबना ही कहेंगे कि आपको खुश रहने के लिए और खुश रखने के लिए एक कोर्स करना पड़ रहा है। लेकिन आप कैसे समझे कि आप खुश हैं या नहीं? क्योंकि जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें आपकी टीम को, आपके वर्क प्लेस में आपको कैसे रिलेशनशिप्स हैंडल करने हैं, कैसे उनमें बैलेंस क्रिएट करना है और कैसे आपके सॉफ्ट स्किल्स काम के होने चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन ये आप तब करेंगे जब आप खुद निजी तौर पे खुश रहेंगे। तो आज कंज्यूमर इज किंग में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे समझें कि आप कितने खुश हैं। और जिस हैप्पीनेस मैनेजमेंट कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कि कितने काम का है। रिस्पॉन्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इसके मायने क्या है, इसको अपनी असल जिंदगी में आप कैसे अमल में ला सकते हैं। तो हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे तारुफ कराते हैं आपका। आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर आशीष पांडे हमारे साथ हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर केदार तिलवे हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। आशीष जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी, देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया के बिजनेस लीडर्स को ट्रेन करता है, ठीक है, उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नए से नए आयाम छूने की ट्रेनिंग देता है, वो हैप्पीनेस मैनेजमेंट का कोर्स लेकर आया है। क्या कहेंगे आप इसे? ये हमारे लिए ये एक तरह से जो जो वैल्यूज हैं लाइफ की, उसका रिकग्निशन है, जिसको हम कहते हैं व्हाट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग। व्हाट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग, इस जीवन का महत्व हम किन चीजों से समझते हैं? पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, प्रोफेशनल सक्सेस से, या अपनी खुद की प्रसन्नता से, अपने आसपास के लोगों की प्रसन्नता से, अपने परिवार की प्रसन्नता से, अपने समाज की प्रसन्नता से। तो जो जीवन का जो महत्व है, सभी प्रोफेशनल डायरेक्शन में, सारे प्रोफेशनल काम करने के बाद और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद अंततः तो व्यक्ति की, परिवार की, समाज की और राष्ट्र की, पूरे विश्व का कल्याण, उसकी प्रसन्नता में वो सारी सफलता निहित है। तो ये कोर्स जो है इस बात को प्रतिपादित करता है और ये बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय पे आईआईटी बॉम्बे में लगभग 9-10 वर्ष पूर्व हम लोगों ने विचार किया था और इस तरह का कोर्स हमारे क्रेडिट प्रोग्राम में, दिस इज अ complete full credit course in the MBA program in IIT Bombay, but Harvard has started it। तो इससे पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल रही है, लोग इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। लेकिन यहाँ पर इस कोर्स में कई सारी चीज़ों की बात की गई है, खासतौर से किस तरह से आपके सॉफ्ट स्किल्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से रिलेशनशिप्स में आपको बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। बहुत रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे थे उनकी प्रोफेशनल तो छोड़िए, पर्सनल लाइफ भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो गई थी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने की वजह से। मुझे अब ये समझना है कि इसका डॉक्टर केदार, अगर मैं एक साइकोलॉजिकल पहलू समझना चाहूँ, कोर्स
आप कर लेंगे, पर बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से बदलें। आप अगर निजी तौर पे खुश रहने वाले इंसान नहीं हैं या आपको किसी चीज़ में खुशी ही नहीं मिलती है, तो इस तरह के कोर्स करके क्या वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव होगा? चलिए प्रोफेशनल लाइफ की ही अगर मैं बात कर लूँ, कितने कारगर हो सकते हैं इस तरह के कोर्सेज़? जी, गुड इवनिंग सभी जनों को और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप जिस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स सपोज्ड टू बी अ पाथ ब्रेकिंग कोर्स, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हो सकता है कि निजी ज़िंदगी और हमारे जो काम पे ज़िंदगी बीतती है, इसको छोड़ के भी हमें सैटिस्फैक्शन कहीं से मिलती है एंड वी कैन हैव दैट सेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अब जहाँ तक के पिछले 3 साल का सवाल है पैंडेमिक का, उसने हमें दिखा दिया है कि वी कैन हैव वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, और हम ट्रांज़िशन कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस से लाइफ वर्क इंटीग्रेशन की तरफ। तो ये जो चीज़ है, ये एक्नॉलेज करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। हो सकता है कि आप अंदर से इंट्रोवर्ट हो सकता है कि आपको कभी-कभी कोई चीज़ करने पे दिलचस्पी ना लगती हो, रुचि ना लगती हो। पर अगर आपको पता ही नहीं है कि डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़ या उदासी, ये लक्षण हो सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है या आपको डिप्रेशन होने के चांसेस है, तो आप कभी एक्नॉलेज ही नहीं कर पाओगे कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोर्स का चालू होना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो ज़रूरी था हमें ये जानने के लिए कि वी हैव something known as work-life balance, life-work integration, and we need to work towards the possibility of mental health, not only for ourselves, but for our entire workforce. और ये चीज़ जो हमने देखी है पिछले 3 साल में कि जब सपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत थी, तो ये सिर्फ़ हमें हमारे फैमिलीज़ से नहीं, हमारे वर्क एरियाज़ से भी मिली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम इसको एक्नॉलेज करना सीखें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन मेरे हिसाब से। आशीष जी, थोड़ा-सा मैं सॉफ्ट स्किल्स पर आना चाहती हूँ। वर्क प्लेस में अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत होती है और किस तरह से इस कोर्स में भी तवज्जो दिया गया है इन सॉफ्ट स्किल्स को? क्योंकि कहीं न कहीं आप जब काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते, आप एक टीम के साथ काम करते हैं जहाँ पर आपसे अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखें। बहुत ज़रूरी है कि आप सब में लोकप्रिय हो, ये अगर मंशा ना भी है तो कम से कम आप अपनी टीम के साथ जेल कर सकें। अक्सर हम कहते हैं कि यू शुड एम्पैथाइज विद पीपल जिनको जरूरत होती है आपकी टीम में। तो ये किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? किसी भी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जरूरी हैं। आपको उस जॉब के बारे में मालूम होना चाहिए। पर हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे हम लोग जॉब नहीं होल्ड करते, हम रोल होल्ड करते हैं। रोल इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अदर्स। तो उस कनेक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है अपनी टीम से, वो सिर्फ कॉग्निटिव नहीं होता, वो सिर्फ तार्किक नहीं होता, वो भावनाओं के आधार पर होता है। वो जो संबंध हमारे बनते हैं, वो हमारे संबंध भावनाओं के आधार पर बनते हैं, और हमारी एबिलिटी अपनी भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना और व्यक्ति का डिग्निटी और वेलबींग दोनों को ध्यान रखते हुए अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करना, ये किसी भी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द करिकुलम अगर आप देखें, तो उन अधिकांश करिकुलम में प्रोफेशनल, जिनको हम प्रोफेशनल करिकुलम कहते हैं, उनमें कॉग्निटिव कैपेबिलिटी की तो बात होती है, उसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की तो बात होती है, पर हमें पता है कि सिर्फ ये कैपेबिलिटीज का प्रोफेशनल सक्सेस में एक लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा सिस्टम्स थिंकिंग, हमारी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी, हमारा टीम वर्क, हमारा एबिलिटी टू इनोवेट, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पर आप देखिए, इन सारी चीजों के लिए अभी तक अधिकांश प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत थोड़ा या न के बराबर इनपुट होता है। अब ये रिकॉग्निशन हो रहा है, और
और बहुत अच्छी बात है कि हार्वर्ड में इस तरह से कोर्स शुरू हो रहा है। भारत में भी कई कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे इस बात के महत्व को समझा गया और इस तरह के कोर्सेज को ना सिर्फ ऑप्शनल बट एज एन इलेक्टिव के साथ साथ एक कंपलसरी कोर्स के रूप में भी कई संस्थानों में उसको लाया गया है और ये रिकॉग्निशन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। डॉक्टर केदार, यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अकेलेपन को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर आर्थर ब्रूक्स हैं जो कि सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और वो ही इस कोर्स के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अकेलेपन को लेकर काफ़ी चर्चाएं अक्सर हमने होती हुई देखी है। वर्क स्ट्रेस तो बहुत आम है, लेकिन अकेलापन ये कैसे आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं? आप अगर आइसोलेशन की बात करें, अकेलेपन की बात करें, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जहाँ पे आपके सब कलीग्स आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, पीयर्स आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं और एक्सपेक्टेशन जो होती है परफॉर्मेंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके वजह से अक्सर किसी व्यक्ति को ऐसा लगना लाजमी हो जाता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, ग्रुप में कहीं पीछे छूट रहे हैं और बहुत बार देखा गया है कि परफेक्शनिज्म की जो नीड है वो भी एक व्यक्ति को बहुत अकेला महसूस कराती है, बहुत इनसिक्योर महसूस कराती है। तो इसके वजह से आइसोलेशन एक ऐसी ट्रेट है जो कॉर्पोरेट सेटअप में बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि उसके इंटरेक्शंस व्यक्ति के जल्दी नहीं होते, उनके जो सोशल इंटरेक्शंस थे वो चेंज हो जाते हैं, अलूफ रहना चालू हो जाता है व्यक्ति, उनके परफॉर्मेंसेस डिप होते हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि उनको जो टारगेट्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये आइसोलेशन वाली ट्रेट आइडेंटिफाई करना ईज़ी होती है, इसलिए अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये फोकस की जाती है। और जैसे हम जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम सीख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस पे कैसे आइडेंटिफाई की जाए, तो ये आइसोलेशन ट्रेट्स आइडेंटिफाई करना या एक्टिव लिसनिंग की कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव करना या इंक्लूसिवनेस इम्प्रूव करना एक टीम में, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है, इस तरीके के जो सेंसिटिव अप्रोचेस है, उससे काफ़ी बार देखा गया है कि सिर्फ व्यक्ति की ही नहीं पर पूरे टीम की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तो ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है और भी ऐसे चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जिससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति स्ट्रेस में है। उदाहरण के तौर पे जब भी हम टॉक्स लेते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि स्ट्रेस का सबसे पहला इंडिकेशन जो है वो आपको वर्क प्लेस पे मिलेगा और वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड होगा। वो इसमें दिखेगा कि आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे या चूक कर रहे हैं या जो व्यक्ति नॉर्मली इंटरैक्ट करता है वो एकदम से एंग्शियस हो जाए या बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को इम्प्लीमेंट करे। तो ये सब चीज़ है जो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्क प्लेस में, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरैक्शंस है वो बहुत प्रॉपर, लिमिटेड और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। तो ये सब आशीष जी, ये सब तो इनर इंजीनियरिंग की बात हो गई है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल्स बड़ी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं, कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि इनर इंजीनियरिंग तो आप कीजिए, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन को भी आपको समझना है और उससे पेस बिठाते हुए आपको तमाम चीज़ों को, अपनी मानसिकता को और स्पेशली अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इस तरह से तैयार करना है कि आप उसके पार जा पाएं? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंपटीशन तो जीवन का हिस्सा और खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है ही, लेकिन जो कंपटीशन है उसको अगर हमें उसको जीतना है और आज के समय में जीतना है, जबकि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जब इतना स्ट्रांग हो गया है, उस स्थिति में अपने सत्व को, अपने मन और मस्तिष्क को मैनेज करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए
जिसको आप इनर इंजीनियरिंग कहती है, हमारे मन और मस्तिष्क, हमारे विचार, तर्क शक्ति और भावनात्मक शक्ति, इच्छा शक्ति, तीनों का ही समन्वय किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए जरूरी है। इसलिए ये जो कंपटीशन दिखता तो बाहर है, लेकिन इसको जीता भीतर से ही जा सकता है। अंतःकरण और बहिष्करण, बाहर के उपकरण हम तभी ठीक से चला पाएंगे जब हमारे अंदर के उपकरण जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसको हम ठीक से मैनेज कर पाएंगे। हम परिस्थिति जो है वो काफी कुछ हमारी मनस्थिति पे भी निर्भर करती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए अपनी मनस्थिति को देखना आवश्यक है। पिछले 7-8 वर्षों में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट IIT बॉम्बे में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि योग बेस्ड इंटरवेंशन करने से ना सिर्फ लोगों की साइकोलॉजिकल कैपिटल बढ़ी, उनकी मॉरल रीजनिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ी, उनकी मल्टीटास्किंग टेंडेंसी कम हुई और इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज हुई। हम लोगों ने ये भी देखा कि उनके ग्रेड्स भी इंक्रीज हुए जिन बच्चों ने रेगुलरली ये योग और माइंडफुलनेस रिलेटेड प्रैक्टिसेस की। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंपटीशन इज अ रियलिटी, पर वो बाहर के कंपटीशन को जीतने के लिए भीतर के अंतःकरण, मनस्थिति को ही मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम बाहर के कंपटीशन जीत पाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे अभी आपसे ये समझना है कि जो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, लगभग 7 हफ्तों में ये पूरा मैनेजमेंट कोर्स जो है वो कराया जाता है। इसमें जो कंटेंट है वो बाइबल और बौद्ध शिक्षाओं से लिया गया है। किस तरह की कंटेंट की बात कर रहे हैं? किस तरह से जो भी बातें निकल कर आ रही हैं बाइबल से और बौद्ध शिक्षाओं में से, उसको एक मैनेजमेंट कोर्स में रूप दिया जा सकता है? किस तरह की सीख की यहाँ पर बात हो रही है? कैसे है कि जो कल्चर बेस्ड लर्निंग होती है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, जो प्रिंसिपल बेस्ड लर्निंग होती है, वो आप उसी से रिलेट कर पाएंगे जो आपके दिल के करीब हो। तो ये अक्सर देखा गया है कि प्रिंसिपल बेस्ड लर्निंग बहुत आसान हो जाती है अगर आप ऐसे किताबों से ले जो सबके साथ फेमिलियर हो। सिर्फ बाइबल और बौद्ध नहीं, बट इवन CBT के कॉन्सेप्ट जो है वो गीता से लिए गए हैं। तो ये सिर्फ इस कोर्स की बात नहीं है, ये अक्सर देखा गया है कि हर ऐसी किताब जो बहुत अच्छे से पढ़ी गई हो, जो बहुत अच्छे से समझी गई हो, इंटरप्रेट की गई हो, वहां से कंसेप्ट्स लेना आसान हो जाता है। और अगर आप वो चीज को रिलेट कर पाओ तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ रही बात सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स की जो आप बात कर रहे थे, एक्टिव लिसनिंग की जो आप बात कर रहे थे, रिलेशनशिप डिस्ट्रेस की जो बात कर रहे थे, तो जो उदाहरण होते हैं वो अगर आपके फेमिलियर हो तो आप बहुत आसानी से उसको अमल में ला पाएंगे। तो इसके वजह से ये शायद उस पे बेस्ड है, पर अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में हम बाकी किताबों से भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, और वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उस घटना से या उस इंसिडेंट से वाकिफ होता है और एग्जाम्पल्स फॉलो किए जा सकते हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटेबिलिटी और आसान हो जाता है। अच्छा आशीष जी, अभी हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस तरह का हैप्पीनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना। मुझे बताएं कि यहाँ पर भारत में बैठे बैठे किस तरह से, अगर आपको थोड़ा संजीदगी से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करना है या इस तरह की कोई जगह अपनी ज़िंदगी में आप बनाना चाहते हैं ताकि आप आगे चलकर मेंटली खासतौर से हेल्दी रहें, कैसे तैयारी करें? स्टूडेंट हो या इवन कोई अपने करियर के ऐसे स्टेज पर हो जिसको हम कई बार लोग कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, कैसे पार पाएं बिना इस तरह का कोर्स किए हुए? ये बहुत बड़ा बॉडी ऑफ नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और प्रोफेसर ब्रुक ने उससे काफ़ी हद तक उसके रेफरेंसेस भी अपने कोर्स में लिए हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप या पॉजिटिव साइकोलॉजी, विधेयात्मक मनोविज्ञान या पॉजिटिव साइकोलॉजी। पिछले 20-25 वर्षों में इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है
और विधेयात्मक मनोविज्ञान में हम कैसे अपने पॉजिटिव इमोशंस को, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें, वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप, टीम वर्क, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, करेज, विजडम, ये किस तरह से हम अपने जीवन में लाएं, इसके बारे में काफी वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके अलावा बहुत सी योग की संस्थाएं जो कि योग में रिसर्च बेस्ड एक अच्छा काम कर रही हैं, बड़े संख्या में ट्रांसफॉर्मेशन उनके कार्य से हुआ है। हमारी टीम ने खुद आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरवेंशंस को स्टडी किया है। कुछ कॉर्पोरेट्स में ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम बहुत अच्छे से हमारी इस तरह की कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंटरवेंशंस को अपने योग के प्रोग्राम में इंटीग्रेट करके एक बहुत अच्छी ऑफरिंग देते हैं जो कि लाभप्रद हैं। और हमारी टीम ने उसका अध्ययन सिस्टमैटिकली किया है और ये पाया है कि वो बहुत अच्छे करियर के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए, दोनों के लिए हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके अलावा थेरेपी लेना असरदार है? जहाँ तक के थेरेपी या ट्रीटमेंट की सवाल है तो वो लक्षण के ऊपर रहते हैं, और अगर लक्षण हम आपको दिख रहे हैं एक व्यक्ति में, तो डेफिनेटली थेरेपी या मेडिसिन से फर्क पड़ेगा, पर उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो अक्सर हम ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं जिससे सेंसिटाइज हो जाए वर्कफोर्स कि सिम्टम्स कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं, स्ट्रेस के, बीमारी के, आप उसके साथ जूझे कैसे। यूजुअली होलिस्टिक अप्रोच रहती है जिसमें हम हर एक स्ट्रीम से प्रिंसिपल्स लेते हैं और वो पर्टिकुलर वर्कफोर्स के लिए एक प्लान बनाते हैं जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी पैंडेमिक की वजह से जो टेली साइकियाट्री के इनोवेशंस हो रहे हैं, उस वजह से एक बहुत अच्छी रीच मिली है सभी सर्विसेज को एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, इनफैक्ट यहाँ पर भी एक पहल चालू कर रहे हैं कल से, जहाँ से वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ को हम टेली साइकियाट्री के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। हेल्पलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है कंटिन्यूसली। इनफैक्ट फोर्टिस हैज एन हेल्पलाइन रनिंग, देयर आर मेनी अदर हेल्पलाइंस व्हिच आर रनिंग, टेली साइकियाट्री सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थेरेपी अभी पहले के तरह इनएसेसिबल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। तो डेफिनेटली अगर किसी को ज़रूरत लगती है तो वो रीच आउट करना बहुत आसान है और रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि थेरेपी और मेडिसिन का एक बहुत क्लियर रोल है जो सिम्टम बेस्ड है। आशीष जी, आपको लगता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए और इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के एचआर डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें इस तरह की वर्कशॉप और कोर्सेज करानी चाहिए ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखा जा सके? हमने देखा है कि पैंडेमिक में क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की दिक्कतों से गुजर रहे थे, तो कुछ कंपनियों ने इसकी शुरुआत भी की है, लेकिन हमें इसको रेगुलरिटी इसमें लानी होगी, इसको सामान्य करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक जरूरी प्रोसेस है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये ऐसा कोई प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नहीं है कि बस हमने एक बार कर दिया या पेंडेमिक के समय कर दिया और उसके बाद लाइफ एज यूजुअल चलती रहेगी। ये हमेशा करने की बात है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी संस्थाएं अब इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। वेलबींग हैज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर HR फंक्शन। और इस संबंध में बहुत सी कंपनीज ने इन हाउस काउंसलर रखे हैं, हेल्पलाइन स्टार्ट किए हैं, उनका अलग अलग काउंसलिंग सेंटर से कोलैबोरेशन है। और इस वजह से एक और चीज हुई कि वो जो स्टिग्मा था
कई बार लोग संकोच करते हैं कि अगर उनको स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई मानसिक परेशानी है तो उनको लगता है नहीं, लाइफ में ऐसा ही चलता है, यही स्वाभाविक है और इस बारे में क्या बात करें, और ये बात करेंगे तो पता नहीं लोग इसको ठीक से समझ पाएंगे कि नहीं। बहुत सारी संस्थाओं के, ऑर्गेनाइजेशंस के लगातार इस संबंध में बात करने की वजह से अब मानसिक समस्या जो है वो एक स्टिग्मा का विषय कम हो गया है। बहुत से लोग खुद होके, प्रोएक्टिवली होकर के अपनी हेल्पलाइन यूज करते हैं, अपना काउंसलिंग सेंटर यूज करते हैं। मुझे याद है बिरला की एक कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, जब उन्होंने काउंसलिंग के लाइन स्टैब्लिश किए, 24 आवर्स लाइन स्टैब्लिश किए, तुरंत ही बहुत विद इन कपल ऑफ वीक्स उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोग दर्जनों की संख्या में एक साथ कॉल वहां आने लगे। तो आपने ये बिल्कुल सही बात है कि एचआर को एक प्रोसेस की तरह से लेना होगा। दिस हैज टू बिकम द टेकिंग केयर ऑफ द वेलबीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू बिकम नॉट a program but has to become a natural process, like salary administration, like timekeeping, or like job description. This has to be the natural process of HR function. बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे भी ज़्यादा देखिए, हम सब जानते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भारत जो है 139वें स्थान पर है, और जबकि जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान की बात की हमने शो में, उसकी धरोहर भारत ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हैप्पीनेस या खुशी हम देखें तो एक DIY प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको इस बात को लेकर सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, आपके अंदर खुद इस बात की जागरूकता आपको लानी पड़ेगी कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, या आपकी खुशी आप कैसे अपने पास ला सकते हैं, रख सकते हैं और उसी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में मुझे भी इजाज़त दें, और फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें। नमस्कार।